यस, एंड सेकंड वन इज़ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, नॉन इस आप मैन मेड रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, तो हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं पहले। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को कैसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड और गामा रेडिएशंस। ठीक, बस इतना ही लिख सफिशेंट है। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग आपको पता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। स्पॉन्टेनियस मीन्स इटसेल्फ, मतलब अपने आप होता है, इसलिए से नेचुरल लिखा गया, किसी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड और गामा रेडिएशन, यानी उसमें से अल्फ़ा बीटा या गामा रेज रिलीज़ होती रहती हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है, उस मतलब मटेरियल से। तो नेचुरली जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम लिखते हैं, आपने रीड किया होगा कि हमने जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में लिखते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और उसके बाद हम लिखते हैं फ्रेंशियम, ठीक है। तो इन सबको काट देते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। फ्रेंशियम इट इज़ रेडियो एक्टिव, नेचुरल रेडियो एक्टिव, ठीक है। यानी इसका न्यूक्लियस, फ्रेंशियम का न्यूक्लियस क्या होगा? अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशंस क्या कर रहा होगा? रिलीज़ कर रहा होगा, आइदर अल्फ़ा और बीटा और गामा, ठीक है, ये रिलीज़ कर रहा होगा। मैं नेसेसरी नहीं है कि ये ऑलवेज़ अल्फ़ा बीटा या गामा ही रिलीज़ करे, मतलब ये तीनों एक साथ रिलीज़ करेगा, नहीं। हो सकता है ओनली अल्फ़ा, हो सकता है ओनली बीटा, ठीक है, या हो सकता है कि एक पैटर्न बन रहा हो अल्फ़ा का, कुछ का टाइम तक अल्फ़ा, उसके बाद फिर बीटा, ठीक है। और ये इस तरह से आगे क्या करते हैं, उसमें एलिमेंट्स अगर रेगुलर नहीं हैं तो भी ये रेडियो एक्टिव है, ऐसा कोई फिक्स भी नहीं होता है कि वो रेगुलर ही होंगे। वैसे हमारे पास एक कुछ सीरीज़ होती हैं जिसे हम 4n सीरीज़, 4n+2, 4n+2, 4n+3, इस तरह से सीरीज़ कहा जाता है, ठीक है, वो भी होती हैं, ठीक, वो हम लिख लेंगे कि वो कौन सी सीरीज़ होती है, क्या है। अभी तो हम सिर्फ एग्जांपल की बात करें। तो नेचुरली अब अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं वो मैं आपको एक PDF भेज दूंगा पेज, उसमें लिखा हुआ उसकी प्रॉपर्टीज़ है। अल्फ़ा पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा नेगेटिवली चार्ज होता है, और गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये अल्फ़ा का 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा का 1 नेगेटिव होता है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स एक तरह से आपने उसमें पढ़ा होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, और बीटा इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक तरह से बीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि नेचर में अपने आप होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं थोरियम सीरीज़, यूरेनियम भी नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसे, ठीक है, और उसमें नेचुरल तो खैर है ही है, ठीक है। तो जैसे 4n सीरीज़ होती है, थोरियम सीरीज़ कहा जाता है इसे, ठीक है, या नेपच्यूनियम सीरीज़ है, यूरेनियम सीरीज़ है, एक्टिनियम सीरीज़ है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड सीरीज़ होती हैं, ठीक है। there are 4 series, there are 4 series known as 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3, ठीक। 4n series is also known as thorium series. It is known as Neptunium series, it is known as Uranium series, and it is known as Actinium series, ठीक है। यानी इसका पहला एलिमेंट थोरियम है, इसलिए थोरियम सीरीज, इसका पहला एलिमेंट नेपच्यूनियम है, इसका पहला एलिमेंट यूरेनियम है, इसका पहला एलिमेंट एक्टिनियम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोरियम मतलब जनरली क्या होता है कि लेड आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि 82 एटॉमिक नंबर का हाईएस्ट स्टेबल एटम होता है लेड, 82। उसके बाद वाले सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, वो चाहे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मैन मेड लेबोरेटरी में हो, ठीक है, या फिर वो क्या हो? नेचुरल हो, वो सब
अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी नए ऐसे सीरीज़ में क्यों कहा जाता है 4n, ऐसा क्यों लिखा जाता है? इसका मीनिंग है 4n सीरीज़ का मीनिंग है मास नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक, इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। ये है 4n, ठीक है। और 4n प्लस 1 का मतलब क्या है? नॉट कम्प्लीटली डिवाइड बाय, इसका 4n का मीनिंग है ये कम्प्लीटली। और यहाँ पर क्या होगा? मास नंबर डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंड प्लस 1 रिमाइंडर। यहाँ पर क्या होगा? 4n, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? मास नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और बट द रिमाइंडर इज़ 2, यानी कि रिमाइंडर 2 बचेगा। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 3, रिमाइंडर 4 तो बच नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए अगर इफ़ देयर इज़ नो रिमाइंडर तो उसे 4n सीरीज़ कहते हैं। इफ़ देयर इज़ 1 रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडेड बाय 4 तो उसे कहते हैं 4n प्लस 1। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद, किसको? मास नंबर को डिवाइड करने के बाद, ठीक है, तो 2 बचता है तो यूरेनियम सीरीज़ है, यानी कि 4n प्लस 2 है। 3 रिमाइंडर रहता है तो एक्टिनियम सीरीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक। और अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में आप फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। मैं आपको एक पेज सेंड कर दूंगा, उसमें उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है नहीं, ठीक है। चलिए, ये तो था क्या नेचुरल। अब इस नेचुरल से क्या इफ़ेक्ट होता है? अल्फ़ा बीटा गामा के लॉस से क्या होता है? इसे कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और उसका पहला पार्ट क्या है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का? बाय द लॉस ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल द प्रोड्यूस्ड डॉटर एलिमेंट occupied the position to group left in periodic table then that of पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। पेरेंट एलिमेंट से ऐसा क्यों कि 2 ग्रुप लेफ्ट हो जाता है? ठीक, चलिए इसे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? Z है, और मास नंबर क्या है? A, ठीक है। अब ये एक अल्फ़ा पार्टिकल का लॉस कर देता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2He4, ठीक है, या इसे अल्फ़ा लिखते हैं। मैंने कहा ना अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। अल्फ़ा पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, ठीक है। He लिख देता हूँ, ऑफ He, ठीक है। चलिए, तो अब लेफ्ट हैंड साइड का मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मतलब अभी शो करने में यहाँ पर एनर्जी में वैसे कन्वर्ट होगा, डिफरेंस तो हो जाएगा, वो डिफरेंस नहीं। अभी तो हमें एटॉमिक नंबर, मैं मास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर मास नंबर अलग चीज़ होती है, और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वो अलग होता है, ठीक। तो वहाँ यहाँ मास तो डेफिनेटली एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन मास होगा वो वेट या मास, ठीक है। आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी इनका डिफरेंस होगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा इक्वेशन क्या होती है? एनर्जी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा mc²। डेल्टा m क्या होगा? चेंज इन मास, यानी प्रोडक्ट के मास और रिएक्टेंट के मास में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक। चलिए, तो ये अब हम यहाँ लिखेंगे Z-2, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम रहना चाहिए, और ये नया एलिमेंट और y
वाई मान लिया हमने, और A-4 क्योंकि मास नंबर सेम रहना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का एटॉमिक नंबर शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड मास नंबर शुड बी इक्वल टू द मास नंबर ऑफ राइट हैंड साइड। ये ध्यान रखना, किसी भी प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन में, जैसे सिंपल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन भी बैलेंस्ड होती है। हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर मास नंबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन राइट साइड में रहना चाहिए, ठीक है। ये होता है, तो ये नंबर जेड है, या आप एटॉमिक नंबर लेफ्ट हैंड साइड एटॉमिक नंबर शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड एटॉमिक नंबर टोटल सम ऑफ, और ऐसे ही मास नंबर। बस ये ध्यान रखना, वैसे उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, कुछ मतलब चेंजेस होते हैं, और चेंज होने से इनके मास नंबर तो वही रहते हैं, नंबर रिमेन सेम बट मास हैज चेंज। क्यों? क्योंकि मान लो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो ये ठीक है, नंबर तो क्वांटिटी सेम है, एक प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटीज रिमेन सेम, ठीक है। या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्जन हुआ तो प्रोटॉन और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, या एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन मास में तो डिफरेंस आ गया ना। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन चेंज होना मतलब मास में चेंज आ गया, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनना मतलब मास में चेंज हुआ। तो मास यानी कि एटॉमिक मास में, उसमें वेट में चेंज आ जाता है, मास में चेंज आ जाता है, लेकिन नंबर में चेंज नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ नंबर रिमेन सेम, लेफ्ट हैंड साइड नंबर एंड राइट हैंड साइड नंबर रिमेन सेम, नंबर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक एंड इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर लेफ्ट हैंड साइड एटॉमिक नंबर एंड mass number should be equal to the right hand side atomic number and mass number, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए, एंड मास नंबर के इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये नंबर है, नंबर में चेंज नहीं होता है, हाँ वेट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, मान लो इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में 16 थी, ठीक है, 16 ग्रुप था, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ग्रुप पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 2 कम हो गया, ठीक है। जैसे का 6 एटॉमिक नंबर का, या कोई भी एक फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर का कहाँ होता है, 17 ग्रुप में, तो 7 एटॉमिक नंबर का कहाँ होगा, 15 ग्रुप में होगा ना। तो ये 2 ग्रुप पीछे चला, यानी कि एक अल्फ़ा के लॉस से मास नंबर 2 डिक्रीज़ होता है, और वो एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ होता है, और मास नंबर 4 डिक्रीज़ हो जाता है बाय द लॉस ऑफ 1 अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ सेकेंड। by the loss of 1 beta particle alpha beta particle, the produced daughter element occupied the position 1 group right in periodic table than that of parent एलिमेंट या न्यूक्लियाई, ठीक है। एलिमेंट लिखा हो सकता है या न्यूक्लियर लिखा हो सकता है। चलिए अब इसे देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने ये एक्स एलिमेंट ले लिया, एक्स एलिमेंट, जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर, ठीक। बीटा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है, बी, ऐसे लिखा होता है, ठीक है, बस ऐसे ही लिखा होगा। या फिर ये क्या लिखा हो सकता है, या ये लिखा हो सकता है -1 बीटा 0, ऐसा लिखा हो सकता है, ठीक है। या इसे लिख देते हैं -1 E0, ठीक है, इस तरह से भी लिखा होता है, ठीक। या इसे लिख देते हैं बीटा नेगेटिव, इनमें से कोई भी सिंबल इसके लिए लिखा हो सकता है, क्लियर।
बीटा पार्टिकल के लिए। प्लस अब लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा Z+1 और कोई एलिमेंट ले लेते हैं, W ले लेते हैं और ये A पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये 0 है, तो A और A+0 A। ये Z है तो ये Z+1 Z+1 और -1 कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल। तो इसका मतलब इसका जितना भी एटॉमिक नंबर था, इसका एक एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होना मतलब वो कहाँ चला गया, राइट साइड में। जैसे अभी बताया था फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर का है, 17 ग्रुप का है, और एक एटॉमिक नंबर इन 10 वाला 10 एटॉमिक नंबर वाला कहाँ जाएगा, 18 ग्रुप में चला जाएगा, तो राइट हैंड साइड पर हो जाएगा। अब ये नहीं कि 18 ग्रुप वाला 19 में चला जाएगा, 19 ग्रुप है ही नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा। तो 18 ग्रुप वाला अगर एलिमेंट है तो वो एक बीटा का लॉस करता है, तो वो 19 ग्रुप में नहीं जाएगा, वो जाएगा फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, सेकंड में, सेकंड वाला थर्ड में, थर्ड वाला फोर्थ में, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है। तीसरा गामा रेडिएशन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, उसके लॉस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट रिमेन्स independent to the loss of gamma radiations। गामा रेडिएशन के लॉस का पोजीशन से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, पोजीशन से कोई रिलेशन नहीं। गामा रेडिएशन केवल एक्साइटेड न्यूक्लियस, गामा रेडिएशन कब रिलीज होते हैं, एक्साइटेड nuclei undergoes in de-excited nuclei, तो इसमें गामा रेडिएशन का लॉस होता है। पॉसिबिलिटीज़ यही होती हैं, वैन एक्साइटेड न्यूक्लियाई अंडरगोज इन डी एक्साइटेड न्यूक्लियाई, यानी वो एक्साइटेड से डी एक्साइटेड बनता है, तब गामा रेडिएशन का लॉस करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी नए ग्रुप का एलिमेंट, नए एलिमेंट का ग्रुप वगैरह पूछा गया है तो वो ध्यान रखना। ठीक है, बस हाँ एक पॉइंट और याद रखना, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट वैलिड। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ नॉट वैलिड फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि सभी का ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है, बिकॉज दीज एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे 93 एटॉमिक नंबर है, तो 93 एटॉमिक नंबर से अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा तो 91 एटॉमिक नंबर वो सेम ही ग्रुप का होगा। ठीक है, ये आपको उसमें आगे पढ़ने को मिलेगा, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक, वो देख लेना। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे उसमें 57 से एटॉमिक नंबर 57 से लेकर कहाँ तक होता है, 71 तक होता है। ठीक है, और ये एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, 89 से लेकर 103 तक होते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे 58 ही लिख लो, 58 सही होता है और ये 90 सही होता है मेनली, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग का एलिमेंट है 90। तो ये याद रखना बस, 58 to 71 एंड 90 to 103, ये इन नंबर्स के बीच में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इफ़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ प्रेजेंट। अगर रेडियो एक्टिव नहीं है तो टेंशन ही खत्म, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर रेडियो एक्टिव अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ इसका लॉस। ये तो था क्या, ठीक, आर्टिफिशियल, सॉरी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्यों है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है इसमें, तो वो ज़रा हम एक बार समझ लेते हैं। इसे स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस से समझ लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर विद रेस्पेक्ट टू, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो हमारे सिलेबस में है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विद रेस्पेक्ट टू n/p
पी रेशो। एन क्या है, न्यूट्रॉन, और पी क्या है, प्रोटॉन। एन न्यूट्रॉन एंड पी प्रोटॉन। ठीक है, तो मैंने कहा ना देयर आर वेरियस थ्योरीज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल ये थ्योरी है विद रेस्पेक्ट एन बाई पी रेशो वाली थ्योरी है। ठीक है, तो देखते हैं कि एन बाई पी रेशो थ्योरी क्या कहती है। if n is plotted against the p, n is the number of neutron, ठीक, and p is the number of proton, ठीक है, the stable nuclei lie within the well defined region or area, ठीक, known as zone of stability और स्टेबिलिटी बेल्ट। उसे जोन ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, जो भी स्टेबल वाले न्यूक्लियस होंगे वो एक स्पेसिफिक एरिया में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसा ग्राफ ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलोंग टू द एक्स, और यहाँ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n। ठीक है, और ग्राफ ये तो बन जाती है रेशो 1 लाइन है, तो n बाई पी इक्वल टू 1। क्यों? कि अब ओरिजिन से पास करेगी और स्टेप मूव करेगी तो n बाई पी 1 ही आएगा। ठीक, तो बेल्ट कैसे आती है, इसकी बेल्ट इस तरह की आती है। ये इस तरह से। ठीक है, ठीक, ये आता है, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट या जोन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक, ये दोनों तरफ क्या है, अनस्टेबल रीजन, ठीक है, दोनों अनस्टेबल हैं और ये वाला स्टेबल रीजन। ठीक है, और ये n बाई पी इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक, तो इसके बेल्ट के राइट साइड में जाए, बेल्ट के लेफ़्ट साइड में जाए, कोई भी किसी भी एलिमेंट का, और ये मेनली यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे नंबर होंगे, वो तो ये 0 है, ये 20, ठीक है, इस तरह से 40, 60, 80, ठीक है, इस तरह से होगा, और फिर 100, और यहाँ पर 20, वो तो नंबर वो उसी के 40, मैं स्केलर ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, 60, ठीक है, 80, ठीक, और इस तरह से 100, कोई स्केलर ग्राफ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रफ लिया है, तो नंबर्स की है। ठीक है, तो दो न्यूक्लियाई जिनका n बाई पी रेशो इस बेल्ट के अंदर होगा वो स्टेबल होंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में n बाई पी 1 रहता है, n बाई पी रेशो जिसका 1 है वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट में होगा। ठीक है, आउटसाइड सब क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो जिनका भी n बाई पी रेशो इस बेल्ट से बाहर आ जाएगा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो n बाई पी इक्वल टू 1 होता है स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। n बाई पी रेशो फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, वो उस रीजन से बाहर हो सकता, थोड़ा बहुत इधर भी आ सकता है। देखो n बाई पी रेशो कोई 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक रेंज है,
इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। जैसे ये एटॉमिक नंबर 40 की बात करें तो एटॉमिक नंबर 40 का यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज आ गई है। इस रेंज में अगर उसका आंसर है तो वो स्टेबल है, इस रेंज को बाहर क्रॉस करते हुए वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो n/p रेशो की वैल्यू क्या होती है, एक रिक्वायर्ड होती है n/p रेशो, n/p रेशो स्पेसिफिक लिख देते हैं, स्पेसिफिक n/p रेशो, स्पेसिफिक n/p रेशो should required for the stability of nuclei। ठीक है, एग्जाम्पल लिख कर देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, जैसे फॉर सोडियम एटम। ठीक, सोडियम एटम की बात कर रहे हैं या सोडियम न्यूक्लियाई, एटम भी वर्ड छोड़ दो, सोडियम न्यूक्लियाई, सोडियम न्यूक्लियाई। तो सोडियम न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो चलिए एक सोडियम का ही एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। n/p रेशो, न्यूट्रॉन, सोडियम 11 23, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 23 - 11 12 न्यूट्रॉन्स, यानी इसका 12/11 इज़ द n/p रेशो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। सॉल्व करेंगे तो 1 वैल्यू, ठीक है, 11 10 99 099। ठीक है, तो 1.09 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ जाती है। अब मान लेते ये तो हो गया फॉर सोडियम न्यूक्लियाई, n/p रेशो शुड required, but if we have sodium 1124, ठीक, अगर हमारे पास 1124 है तो क्या ये स्टेबल होगा? ठीक है, शुड रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। अब हमें इफ़ वी हैव 1124 तो हम सॉल्व कर लेते हैं। इट्स n/p रेशो, तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा 13 और प्रोटॉन कितना होगा 11, डिवाइड करते हैं तो 1, ठीक है, 0 और कितना 2, 20, 1.1 और उसके बाद 1.1 और रिमाइंडर कितना 998 1.18। ठीक है, 1.18 यानी कि रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास वो रिक्वायरमेंट से क्या है, ज़्यादा है, यानी स्टेबिलिटी, यानी आउट ऑफ स्टेबिलिटी रेशो, ये स्टेबिलिटी रेशो से बाहर है। स्टेबिलिटी रेशो कितना है 1.09, 1.09 इज़ द स्टेबिलिटी रेशो एंड वी हैव 1.18 आउट ऑफ स्टेबिलिटी रेशो। इट मीन्स देयरफॉर इट विल बी रेडियो एक्टिव। ये क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। क्लियर? ठीक, तो इस तरह से ये होगा। और भी हो सकता है, कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन लेते हैं एग्जांपल फॉर n न्यूक्लियाई। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा n/p रेशो। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है 7 14 यानी 7/7 यानी 1। ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए 1 चाहिए हमें n/p वैल्यू। अब हमने क्या ले लिया है, इफ़ वी हैव n713 हमारे पास ये है, तो अब इसका n/p रेशो देखते हैं। n/p रेशो क्या होगा 6/7 यानी
40 35, ठीक है। 0.857 ये इसका अप्रोक्स रेशो हो गया, ठीक है। यानी कि वैल्यू क्या हो सकती है, n/p, और ये भी यानी कि उसके स्टेबिलिटी आउट ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, आउट ऑफ स्टेबिलिटी रेशो मीन्स इट विल बी रेडियो एक्टिव, यानी ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव जो भी रिक्वायरमेंट है उससे अगर बाहर होगा, उसके स्टेबिलिटी जोन से बाहर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, n/p रेशो लेस देन रिक्वायरमेंट हो सकता है, या n/p रेशो मोर देन रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब लेस देन रिक्वायरमेंट है या मोर देन रिक्वायरमेंट है, उससे हम क्या 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 सॉल्व कर सकते हैं, वो हम एक बार एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक। लिख लेते हैं हम पहली कंडीशन, ए कंडीशन, when n/p ratio is higher, n/p ratio is higher than, than that of required for स्टेबिलिटी। आपको जो स्टेबिलिटी के लिए n/p रेशो चाहिए उससे हायर वैल्यू है। जैसे अभी हमने सोल्व किया था, कौन सा एग्जांपल सोल्व किया हमने, सोडियम का एग्जांपल सोल्व किया था। तो सोडियम वाले केस में चाहिए था इतना, और उससे हायर वैल्यू है, कितनी वैल्यू आई थी, 1.18 हायर आया था, ठीक है। तो ये पहला केस। और फिर दूसरा केस हम लेंगे जिसमें वैल्यू क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड है 1, मतलब एक्चुअल आना चाहिए 1, और एक्चुअल में कितना है 0. यानी एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट से कम है, ठीक है। तो ये दोनों ही केस बनेंगे। तो पहला n/p रेशो है, ठीक है। तो सच type of nuclei have a tendency to emit beta rays या बीटा पार्टिकल्स। और बीटा क्या होता है वो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसा जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एग्जाम्पल कार्बन 614, कार्बन 614 है। तो कार्बन 614, कार्बन के लिए होना क्या चाहिए था, कार्बन के लिए होना चाहिए था 612 मतलब 6/6 1 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है 8/6 है, यानी मोर देन 1। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, और ये है मोर देन 1 यानी कि ग्रेटर है। n/p रेशो इज़ हाइयर देन रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये बीटा पार्टिकल रिलीज़ करेगा, ठीक। और बीटा पार्टिकल का लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, N714, यानी ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियर बन जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर। इस तरह से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा करेगा। सच न्यूक्लियर हैव ए टेंडेंसी टू एमिट बीटा रेज टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, उसने बीटा ही क्यों रिलीज़ किया, क्योंकि n की वैल्यू n/p रेशो हाइयर है, ठीक है। टू डिक्रीज n/p रेशो, n शुड डिक्रीज और P should increase, decreased, और P should increase और both, या दोनों हो जाए, n डिक्रीज हो जाए और P इंक्रीज हो जाए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है when न्यूट्रॉन होता है 0n1, when न्यूट्रॉन डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन क्या होता है 1, और बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा पार्टिकल लिख सकते हो या इसे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, -1
तो -1 जीरो हो जाएगा और 1, उसमें तो मास नहीं होता। बीटा पार्टिकल इसके प्लेस पर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके प्लेस पर आप -1 E0 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियस का फिनोमिना है, तो होता